माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, ये नई परंपरा है, पुराने जिसे कहना चाहिए माननीय सदस्य और मंत्री क्यों डाल रहे हैं। आज दिन तक तो ये बोला नहीं जाता था, केवल हाथ जोड़े जाते थे। तो जो नए हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप लोग क्यों करने लगे ये काम? आप लोग क्यों करने लगे? यार मैंने नहीं किया, मैंने पहले भी टोका है कि देखिए मुंह से नहीं बोला जाता है, केवल अभिवादन हाथ जोड़ के किया जाता है। पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन कई माननीय सदस्य आप देख नहीं रहे हैं कि जब आसन खड़ा होता है तो अंत में आसन को बैठना पड़ता है, आसन को ही बैठना पड़ता है। वो छुट्टी है उनकी छुट्टी है। ठीक है। श्री लालचंद कटारिया। प्रसन्न संख्या 34। दो बातों को सदन के नेता प्रतिपक्ष के नेता को छूट होती है। चाहे जब बोल सकते हैं, चाहे जब आ सकते हैं, वो तो ठीक है, वो चाहे जब आ सकते हैं, वो भी आपकी अनुमति से। हाँ, वो चाहे जब आ सकते हैं, चाहे जब तो नहीं आ सकते, लेकिन देखिए घुटनों के बल, मान्यवर घुटनों के बल कभी भी आ सकते हैं। घुटनों के बल पर कभी भी आ सकते हैं। सीधे सिर ऊपर करके नहीं आ सकते हैं, घुटनों को बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, वो तो घुटनों को बुलाया। जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने एवं फर्स्ट एड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस विभाग के पास उपलब्ध एम्बुलेंस गाड़ियों एवं स्टाफ का ब्यौरा परिशिष्ट क पर संलग्न है। सभी एम्बुलेंस के लिए आवश्यक वाहन चालक सहयोगी कर्मी थाने के नफरी में से उपलब्ध कराए जाते हैं। अलग से स्टाफ स्वीकृत नहीं है। खंड 2, जी हाँ, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, मैंने क्वेश्चन दिया जयपुर शहर व उसके आसपास के क्षेत्र, आपने उत्तर में एम्बुलेंसों के नाम दिए हैं और उसमें आपने दूदू, आमेर, फागी, शाहपुरा और फुलेरा, इन थानों में तो आपके पास क्या व्यवस्था है? दूसरा, आपने जयपुर शहर का कोई इसमें जवाब नहीं दिया। जयपुर शहर में 4 एक्सीडेंट थाने हैं, तो क्या उन पे एक भी एम्बुलेंस नहीं है उनके पास? और नहीं है तो सरकार उनकी क्या व्यवस्था कर रही है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है वो सच है कि पुलिस विभाग के पास जयपुर शहर में कोई एम्बुलेंस नहीं है। आसपास के जो एम्बुलेंस हमने आपको सूची दी, वो भी विधायक महोदय ने या किसी स्वयंसेवी संस्था ने या परिवहन विभाग ने इन्होंने उपलब्ध कराई हुई है। हमारे विभाग की एक केवल वाहन, इस जो 9 की मैंने 8 की जो सूची दी है आप में, चोमू में रामलाल जी ने उपलब्ध कराई, गोविंदगढ़ में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, सामोद में भी रामलाल जी शर्मा ने उपलब्ध कराई। दूदू में परिवहन विभाग की जो हमारे पास मिली हुई है, केवल प्रागपुरा ऐसी जगह है जहां हमारा पुलिस विभाग की एक एम्बुलेंस है। शाहपुरा में परिवहन विभाग की है और कानोता में निराला दंत मंजन, ये जो वॉलंटियर इंस्टीट्यूशन है, इसने दी है। और बस्सी में भी अभी हमारे वहाँ के विधायक ने जन सहयोग से हमें ये जो उपलब्ध कराई है। लेकिन ये सच है कि बाकी सभी जिलों में भी जिला चिकित्सालय में इस प्रकार की एम्बुलेंस भी है। मंत्री महोदय, मैं बाकी जिलों की बात नहीं कर रहा, मैं जयपुर शहर जो इतना बड़ा शहर है उसमें 4 एक्सीडेंट थाने हैं, उनमें क्या व्यवस्था आपके पास? एक बात। दूसरी, जम्मा रामगढ़ में जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय विधायक बृजकिशोर जी ने जो एम्बुलेंस दे रखी है, उसका तो विवरण ही नहीं है इसमें, जो 2 साल पहले ही चालू है। आपने क्यों नहीं दी? आपके पास आंकड़े ही सही नहीं है। आमेर वालों ने क्यों नहीं दी? यातायात पुलिस के पास में एक्सीडेंट थाने में एक एम्बुलेंस है जो पिछले 15 साल से खराब पड़ी है। मेरे को एम्बुलेंस दिए 1.5 साल हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पुलिस विभाग की नहीं है, लेकिन चिकित्सा विभाग की जयपुर शहर में भी विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस उपलब्ध है। जयपुर में आपका
बनी पार्क में ये जो आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल है इसमें है, सेठी कॉलोनी में है, शास्त्री नगर में है, जयपुरिया हॉस्पिटल में है और एसएमएस हॉस्पिटल में 10 एम्बुलेंस है। तो ये तो चिकित्सा विभाग की है। पुलिस विभाग की ये सच है कि हमारे पास जयपुर शहर के थानों पर इस प्रकार की एम्बुलेंस नहीं है, ये सच है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है हमें वो विभिन्न विधायकों के सहयोग से या जन सहयोग से या परिवहन विभाग के सहयोग से हमें मिली है, वो हमारे पास है, पुलिस विभाग के पास नहीं है, ये सच है। नहीं तो ये आप कब तक उपलब्ध करा देंगे? इनका मन है कि नहीं है आपका? मैंने इसमें आपको दिया है कि जैसे ही हम ये ज़रूर आज मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमारा जो कंट्रोल रूम है उस पर एक एम्बुलेंस निश्चित रूप से रहे, ताकि 4 थाने हैं, 4 थाने जयपुर शहर के। आज यदि अजमेरी गेट में कोई सूचना पहुंचती है और वैशाली में एक्सीडेंट होता है तो वहां पुलिस को पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है और फिर वहां जाके पुलिस एम्बुलेंस के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में फोन करे, जब तक तो मरीज मरा, वो एक्सीडेंट जो आदमी जिसका हुआ है वो मर जाता है वहीं। मैं तो आपकी 4 बात एक्सीडेंट को- थानों में आपके पास 1 एम्बुलेंस नहीं है आपके पास। महोदय, माननीय गृह स्वीकार कर मंत्री रहा हूं। महोदय, आदमी मर रहा है उस वक्त भी आप जन सहयोग मांग रहे हैं। आपके पुलिस के बजट से आपको एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में खरीदनी चाहिए और उसका इक्विपमेंट है वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको मांगना चाहिए। 24 घंटे आपके यहाँ एम्बुलेंस तैयार रहनी चाहिए। या तो आपने ट्रैफिक पुलिस बनाई क्यों है? बनाई है तो उसके पास में एम्बुलेंस होनी चाहिए। अब यहाँ सड़कों पर पड़ा रहता है आदमी, जल्दी पहुंच जाए तो बच सकता है। जब आप मारने में मदद कर रहे हो तो बचाने में मदद करो। मारने में इसलिए मदद कर रहे हो कि आपकी ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बचाने की भी मदद करो। दोषपूर्ण है, इसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपने प्रश्न ऐसा पूछा जिसका जवाब शायद मैं तो नहीं दे पाऊंगा, किसी और को ही देना पड़ेगा। ये बात सच है, मैंने इसको कोई छुपा नहीं रहा हूं। मैं वो जितने भी यहाँ हॉस्पिटल है उनमें सुविधा पुलिस के पास नहीं है कंट्रोल रूम पर। मैं आश्वस्त करता हूं कि एक चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि या हमारे विभाग कहीं से भी उपलब्ध होगी, निश्चित रूप से एक एम्बुलेंस हर समय 24 घंटे हमारे कंट्रोल रूम पे खड़ी रहेगी, ताकि जब कभी भी कोई सूचना मिले तो तुरंत उसकी सहायता पहुंचाई जाए। अकेले पूर्वी जो थाना है आपका जयपुर शहर का, उसमें पिछले 6 महीने में 163 दुर्घटनाएं हुई है, 35 आदमी मर गए उसमें, और उसमें 10 आदमी की मौत तो एम्बुलेंस के कारण हुई है। एम्बुलेंस यदि टाइम पे मिलती और उनको मेडिकल यदि रिलीफ मिलती तो वो बचाए जा सकते थे। एक माननीय मंत्री जी से आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। है और को दूसरा जवाब कौन देगा? आपके बजट से खरीदो, केंद्र क्यों नहीं दे पाओगे? बजट बनते समय आपको रजिस्टर करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे को ये आवश्यकता है तो चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल आपको इनकार थोड़ी करेगा। आपको कोई इनकार नहीं, लेकिन आपकी सोच इस मामले में है नहीं। आपने करवा दी ना, आज सोच अब पूछेंगे वो। आज आपने सुझाव दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हाँ, हूँ पूछिए। कि 9th और 10th 5 ईयर प्लान में केंद्र सरकार ने स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं हो इसके लिए बजटीय प्रावधान किया था। आपने क्या कोई प्रपोजल भेजा? उन्होंने अपने लोकसभा के सवाल के जवाब में कहा है कि 30 करोड़ रुपए और उसके बाद पुनः 30 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए थे। आपने राज्य सरकार की तरफ से एक भी प्रपोजल नहीं भेजा। इसके साथ में आप ये भी बताएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। हाईवे एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम जो केंद्र सरकार की बनी हुई है, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि हाईवे के ऊपर हर 50 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार उसकी राशि उपलब्ध कराती है। यहाँ से अपन ने कितने प्रपोजल भेज दिए और कितनी एम्बुलेंसेज अभी तक आ गई? माननीय अध्यक्ष जैसे आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय के पास में एम्बुलेंस खरीदने, सरकार के पास एम्बुलेंस खरीदने के लिए पैसा नहीं है, एक एम्बुलेंस में मेरे विधायक को सिंह को देने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता धन्यवाद हूँ। तो दीजिए उन्हें। अगर आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए तो क्या इसके लिए स्टाफ की व्यवस्था भी साथ में होगी या वो एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी? अन्य विधायकगण भी जिला स्तर पर उपलब्ध करवा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर स्टाफ की क्या व्यवस्था होगी ये भी साथ में बताने का। मैंने प्रश्न के जवाब में बताया कि जो भी एम्बुलेंस हमें मिली है, हमारे पास जो नफरी आज थाने पर है उसी में से ही हम उसे ड्राइवर और स्टाफ उपलब्ध करा रहे हैं।
और आगे भी अगर आप में से कोई देंगे तो हम निश्चित रूप से जो स्टाफ हमारे पास है उसमें से हम उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण से आने वाले जयपुर ग्रामीण के विधायक को मैं बधाई देता हूं। मंत्री महोदय, सवाल मेडिकल स्टाफ का है, क्योंकि एम्बुलेंस में पुलिस कांस्टेबल की आवश्यकता नहीं, मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता रहेगी। मेडिकल स्टाफ तो एक बार उसे पहुंचा देने का काम जो है वो हमारा जो एम्बुलेंस है वो करती है। बाकी सभी जिला लेवल पर मेडिकल स्टाफ विथ एम्बुलेंस फर्स्ट एड तो चाहिए होगी मंत्री महोदय, जगह उपलब्ध है सभी जिलों में। और जितने भी आपके हाईवे के बारे में जो आपने कहा है, हाईवे में जहाँ जहाँ भी ट्रॉमा हॉस्पिटल है वहाँ ये सुविधा दी हुई है, जितनी अभी तक हमको उपलब्ध हुई है। भीम में इस प्रकार के राजसमंद में उपलब्ध है, किशनगढ़ में उपलब्ध है, शाहपुरा में उपलब्ध है, सोजत में उपलब्ध है, देवली में उपलब्ध है और महुआ में उपलब्ध है। ये नेशनल हाईवे पर जो ट्रॉमा हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है और जिसके कारण से केंद्र का सहयोग भी मिला है, वहाँ उन सब जगह पर ये सुविधा वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल के माध्यम से ऑलरेडी नेशनल हाईवे पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई है उसके लिए आपने प्रपोजल बना के क्यों नहीं भेजे? आप ये सदन को आश्वस्त कर दें कि एक तो केंद्र सरकार से हाईवे के कारण जितने भी एम्बुलेंसेस मिलती है उसकी पूरी राशि आप राज्य को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी तरफ से सारे विधायकों को ये पत्र लिखें कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक एक एम्बुलेंस अपने विधायक कोष से वो देंगे, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। मैं आपके सुझाव को सहमत हूं और मैं अपनी तरफ से भी आप सब विधायकों से निवेदन करूंगा। निश्चित रूप से जितनी आप लोगों से मिलेगी उससे हम अपने स्टाफ से जितनी व्यवस्था कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। और बाकी जो केंद्र सरकार से इस तरह का जो सुविधा मिलती है, जिस विभाग से है, एकदम पूरी सही जानकारी मेरी नहीं है, मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं दूंगा। लेकिन जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवे पर इस प्रकार की व्यवस्था मेडिकल विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के सम्मिलित प्रयास से जो कुछ हुआ उसको मैंने आपके सामने रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हाईवे पर अगर आप स्टाफ की व्यवस्था कर दोगे तो एम्बुलेंस देने के लिए मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि हाईवे पे भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। हमारे डूंगरगढ़ में इस हाईवे पे हमेशा एक्सीडेंट एक दो हमेशा एक्सीडेंट होते हैं और वो बीकानेर जाते 60 किलोमीटर पे। माननीय गृह मंत्री जी, आप तो एक पत्र सारे विधायकों को लिख दो, सारे विधायक आपको एक एक एम्बुलेंस दे देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है। मैंने विधायकों से जब भी मेरे विभाग के बारे में जो आवश्यकता आपको मैंने भेजी, कंप्यूटर की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि अधिकांश विधायकों ने कंप्यूटर उपलब्ध कराए और आज थाने में 100% कंप्यूटर थानों तक पहुँच गए। आज ये विषय ध्यान में आया, मैं आपको निश्चित रूप से 2-4 दिन में ही ये पत्र भेजूंगा। आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सब जगह हमको इस तरह एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बनी पार्क में 18 थाने हैं, मैं मेरी विधायकों से 2 एम्बुलेंस देने की घोषणा करता हूँ। कागज चाहिए, कागज। नदी का नाम नहीं लिखा हो गया। श्री हरि सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 पंचायत समिति भीम में जल ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत एक कनिष्ठ अभियंता का पद सृजित है। खंड 2। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सप्लीमेंट सवाल करना चाहता हूं कि पहले तो मेरे यहाँ 3 पद सृजित थे, तो फिर एक का क्या कारण, 2 कैसे आपने जो हमारे रिक्त हो गए? और दूसरा, जो जल ग्रहण के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में मेरा थोड़ा आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय पूछना चाहता हूं कि जल ग्रहण के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनमें जो बीज सप्लाई किए जा रहे हैं उसमें बड़ी भारी अनियमितता पाई गई है। अनियमितता में यह है कि ऊपर तो थैली तो लगी हुई है सीड कॉर्पोरेशन की, और अंदर सब नकली है, नकली बीज है, और बहुत से ऐसे थैली मिली जिसमें नॉट फॉर सेल है। इसका क्या कारण रहा? क्या आपने ऐसे आदेश दिए कि जो ये इस टाइप के बीज वितरण किए जाए? दूसरा, जहाँ भी जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य भी मतलब बड़े सेंसिटिव है, मतलब जो होने चाहिए विकास उस हिसाब से हो नहीं रहे। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितने भी मेरे जल ग्रहण के जो कार्य हो रहे हैं उनको वहाँ से पूर्ण निरीक्षण कराया जाए ताकि सत्यता सामने आ सके। दूसरा, ये जो बीज जो मिले नकली बीज भी अभी हमारे बीडीओ भीम ऑफिस में करीब 500-600 बैग हमारे पास पड़े हैं जिसको हमने सीज करवाए। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उनकी भी वापस जांच कराई जाए कि बीज कहाँ से आए
और कैसे वितरण उन्होंने किसके आदेश से ये हो रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो जाए तो ताकि जो अच्छा काम चल सकेगा। दूसरा आपने बताया कि भीम में एक पद है, वहाँ एक भी पद में मतलब अभी एक भी जेईएन नहीं है। अब एक है, उसको भी हमने जबरदस्ती से रोका हुआ है, वो भी आपको भी कम से कम एक तो हमारे यहाँ रखा जाए। तो मेरा आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जिसको मैंने रोका है तो कम से कम उसको अस्थायी किया जाए, कि वो भी ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ही है। तो अभी 1% जो आपने बोला है कि साहब आपके वहाँ पे एक कनिष्ठ अभियंता है और वास्तव में वहाँ एक भी कनिष्ठ अभियंता नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि उस कनिष्ठ अभियंता को अस्थायी किया जाए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चले। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि पहले वहाँ पर 3 पद थे और अब एक कैसे रह गया। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे जल ग्रहण की जो स्कीम चालू होती है और जल ग्रहण की जितनी संख्या होती है उसके अनुसार पदों का सृजन किया जाता है। पहले हमारे पास में चूँकि ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के वाटरशेड हैं और इनमें हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय जल ग्रहण योजना की प्रशासनिक राशि का 6% खर्चा करने का उस पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था, इसलिए प्लान के तहत हमने अधिक पद सृजित किए थे। परंतु अब 11वीं पंचवर्षीय योजना का अभी एलोकेशन हुआ नहीं है और वो जो पैसा हमको मिलता था वो बंद हो गया। इस कारण से कुछ पद हमने कम किए और उन पदों को हमने ट्रांसफ़र करके राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में लगा दिया और ये तय कर लिया कि जहाँ 16 से लेकर और 32 जल ग्रहण योजनाएं जहाँ पर है वहाँ एक जेईएन और एक एएन रहेगा। माननीय सदस्य के यहाँ 23 जल ग्रहण योजनाएं, इसलिए एक ही पद वहाँ पर हमने रखा है और उस पद पर हमने जेईएन की नियुक्ति कर दी है, लगा दिया है और वो वहाँ से कोटड़ा से रिलीव भी 12 तारीख को हो गया है। कल तक का टाइम है, कल शायद वो ज्वाइन कर लेगा, इसलिए माननीय सदस्य की चिंता और जो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। जहाँ तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न ये किया कि बीजों में अनियमितता पाई गई। अध्यक्ष महोदय, जो जल ग्रहण योजनाओं में बीज सप्लाई किया जाता है वो बीज निगम से खरीदा जाता है और जो हमारे बीज निगम जो राजस्थान सरकार का उसी के मार्ग से खरीद जाता है। और यदि मान लो माननीय सदस्य ने ये कहा कि बीज एक्सपायरी डेट के भी थे और जिनकी थैलियों में गड़बड़ पाई गई है, तो मैं इस सारी मामले की जांच करवा लूँगा और उस जांच के आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम कर लेंगे। एक आपने और कहा कि जल ग्रहण के कार्य ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसको भी मैं इसके साथ ही जांच करवा लूँगा और उसकी जांच के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप अभी बोल रहे हैं 23 वाटर शेड मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं। मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है और मेरे करीबन 128 किलोमीटर की परिधि में मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय कि कम से कम कनिष्ठ अभियंता लगा जाए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। कारण ये कि लंबी दूरी की वजह से एक कनिष्ठ अभियंता पूरा काम देख नहीं सकेगा, जिससे उसमें काम में शिथिलता बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन अगर 2 कनिष्ठ अभियंता लगा जाएंगे तो शायद मैं सोचता हूँ अच्छा रहेगा। दूसरा, जो बीज निगम के जो बीज हमने सीज कर रखे हैं भीम और देवगढ़ में, तो विशेषकर आप उसकी जांच करा तो सत्यता सामने आ जाएगी। ऊपर का पैकेट वो सीड कॉर्पोरेशन का ही है, लेकिन अंदर सब जो भरी हुई है जो सब ये बैग्स वो सब नकली है। इसलिए इनका थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए तो शायद मैं सोचूंगा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बीज निगम ने जो हमको बीज दिया वही बीज हमने काम में ले रहे हैं। अगर मान लो अंदर बीज खराब है, सील पे उन्होंने गलत लगाया, तो हम बीज निगम को लिख करके उसकी कार्रवाई कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, एक आपने कहा कि एक पद और सृजित होना चाहिए और हमारा क्षेत्र बड़ा है। मेरा इसमें निवेदन ये अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहाँ पर जो वाटरशेड चलते हैं उसकी जल ग्रहण विकास दल WDT का गठन किया जाता है और सारे वाटरशेड का संचालन जल ग्रहण विकास दल के द्वारा कराया जाता है और उसके अंदर 4 आदमियों की नियुक्ति होती है। एक वानिका और पादप विज्ञान का आदमी, दूसरा पशु विज्ञान का, तीसरा सिविल और कृषि इंजीनियरिंग और एक सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें इंजीनियर लग जाता है ऑलरेडी। इसलिए अगर मान लो कहीं जेईएन न भी पहुंचे तो भी वो विकास दल के अंदर जेईएन की पोस्ट है और उसको जेईएन को वहाँ पर उस विकास दल में सम्मिलित किया जाता है, वो काम देखता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके यहाँ एक जेईएन है और एक एईएन है, तो एईएन और जेईएन 2 लग रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमारे नॉर्म्स के अनुसार पर्याप्त है। हाँ जी।
पूछिए। केवल भीम का मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि जब आपने बांसवाड़ा का दौरा किया था तब बीज निगम के संदर्भ में बहुत बड़ा घोटाला आप वहाँ के भारतीय जनता पार्टी और अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर के आपको घाटोल में ज्ञापन दिया था। क्या मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आपने वहाँ पर उस जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया है और उस जांच का मतलब ने सब्जेक्ट आया कम से कम 3 महीना हो गया, उस संदर्भ में आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न तो केवल वहाँ आपके भीम में पदस्थापन का है। अब बीज निगम में या बीजों की कहीं गड़बड़ है और उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो उसकी जानकारी मैं करके आपको दे दूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं वहां गया था, शिकायत मिली और मैंने हमारे वाटर शेड के डायरेक्टर को लिखा कि इसमें जांच की जाए। अब जांच किस स्तर पे है क्योंकि इससे रिलेटेड है नहीं, इसलिए अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। माननीय सदस्य को मैं सारी बात अवगत करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम के अंदर जिस तरीके से प्राइवेट दुकानों से जो बीज खरीदा गया और जिला परिषद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वहां के सारे पदाधिकारियों ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई है और अब मंत्री जी आप सीओ की जांच आप एडिशनल सीओ से करा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि सीओ की जांच आप एडिशनल सीओ से करवा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एडिशनल सीओ से बड़ा होता है क्या? तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब पूरे जिले के सारे पदाधिकारी और सारे जनप्रतिनिधियों की इस बात को लेकर के रोष है और आपके सामने ये सारा मतलब ज्ञापन दिया है, तो आपने 3 महीना निकल गया और अब तक उसकी जांच के लिए आपने क्या कार्रवाई की? अध्यक्ष महोदय, मेरे को शिकायत मिली थी, मैंने जांच करने के लिए हमारे वाटर शेड के डायरेक्टर जो आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, उनको दिए। उन्होंने जांच करने के लिए किसी अधिकारी को भेजा है। मैंने पहले ही बताया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जानकारी करके बता दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न से कोई रिलेटेड ही नहीं है। प्रश्न तो सिर्फ ये पूछा था कि भीम के अंदर पद सृजित कितने और कितने जेईएन लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अंतर्गत जो है ना अन्य जगह पर क्या गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में तो प्रश्न है नहीं। फिर भी मैं माननीय सदस्य निवेदन कर रहा हूं कि यदि एडिशनल सीओ से जांच के लिए यहां से पत्र गया होगा तो हम उसकी मैं आज ही बात करके और किसी सीनियर अफसर से जांच करवा दूंगा और यहाँ से भेज के करा दूंगा। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, है भी क्या वाटर? माननीय अध्यक्ष महोदय, और है भी कुछ? आपके क्या लेना भीम से? करौली पंचायत समिति में 4 जयन काम करते थे, लेकिन वहाँ पर सारे जयनों का ट्रांसफर कर दिया गया और वहाँ पर एक जयन है, सारे काम काज ठप पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पंचायत समिति करौली में जल्दी से जल्दी जयनों की व्यवस्था करें। मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा में न तो वाटर शेड का जयन है न आपका पंचायत राज का जयन है। भगवान भरोसे ही चल रहे हो आप। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 36 किशोर गृह एवं 1 शिशु गृह संचालित है। विभाग द्वारा कोई पालना गृह संचालित नहीं है। खंड 2, शिशु गृह में रहने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है तथा उन पर आवश्यकता अनुसार राशि का व्यय किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 2007-2008 में अगस्त 2007 तक शिशु गृह हेतु 18,58,602 रुपयों का व्यय किया गया है। खंड 3, विभाग किशोर पालना गृहों का संचालन नहीं करता है। खंड 4, विभाग द्वारा पालना गृहों का संचालन नहीं किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, क्या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधीन नहीं आता? अगर ये आता है तो जो आपने जवाब दिया है आप उसका जवाब दे दें। दूसरा, क्या घाट की गुणी में जो किशोर गृह चल रहा है, क्या वो समाज कल्याण विभाग इस किशोर गृह को का कोई संबंध है? क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जिन 36 किशोर गृहों व 1 शिशु गृह का संचालित करता है, पिछले 4 वर्षों में कितने शिशु किशोर पालना गृहों से भागे हैं
वर्ष वाइज बताने का कष्ट करें और कितने पकड़े गए और जो बाकी जो बचे उनका क्या हुआ, और जो अधिकारी इस मामले में दोषी हैं उनके लिए आपने क्या किया। चौथा, आपने जो 18 लाख, एक साथ मत पूछो, जवाब आने दो, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है सर, पालना गृह वाला कैसे भाग सकता है ये तो बता दो मुझे। आप दोनों ही माननीय अध्यक्ष महोदय, बात मेरे, पालना गृह में रहने वाला भाग सकता है क्या? माननीय भागे आप पता कर लो, आप पता कर लो। शिशु गृह और पालना गृह को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। शिशु गृह की बात करें, पालना गृह में तो इतना सा होता है, हम भी जानते हैं। शिशु गृह में भागे में आपने क्वेश्चन पूछा, किशोर गृह में मैंने क्वेश्चन किशोर गृह का पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर गृह का क्वेश्चन पूछा है मैंने। राजा साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी वहीं से आए हुए हो, आप भी वहीं से आए हुए हो। अध्यक्ष महोदय, वहीं से आए हुए हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोई भी किशोर पालना गृह संचालित नहीं करते हैं, हम किशोर गृह संचालित करते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। और जहाँ तक घाट की गुड़ी का सवाल है, वह हमारा किशोर गृह है और वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ही आता है। आपने सेकंड प्रश्न पूछा है, ठीक है, किशोर पालना गृह है, ठीक तो क्या जवाब गलत दे रहा है, निवेदन इनको रोकिए। शिशु गृह से कितने बच्चे भागे हैं? अभी तक राजस्थान में शिशु गृह से कोई बच्चा नहीं भागा, क्योंकि शिशु भाग नहीं सकता है, वो बहुत छोटा होता है। मैं किशोर गृह की बात कर रहा हूँ मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मैं किशोर गृह की बात कर रहा हूँ। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसको किशोर 54 किशोर गृहों से 54 बच्चे भागे हैं, उसमें से आपने कुल 30 बच्चों को पकड़े हैं, 24 बच्चों का अभी तक कोई लापता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेहरबान, आपने तो पूछा पालना गृहों से किशोर गृह लिखा है मैडम, माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर गृह लिखा हुआ है। चौथा पार्ट देखिए, आप किशोर गृह का आप शुरू देखिए अध्यक्ष जी, किशोर गृह लिखा हुआ है। आपका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में आपने लिखा है, पालना गृहों से बच्चे भागे, देवल साहब, जिन आप इस क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री मेडिकल बच्चे इन्होंने ईसाइयों को भेज दिए। तीसरा पढ़ो, और कहते हैं किशोर गृह लिखा हुआ है, इसीलिए इनका किशोर गृह लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, लिखा हुआ है, पढ़िए आप, लिखा हुआ है, पढ़िए। और लोग कहते हैं कि इन्होंने ईसाइयों का झगड़ा इसलिए हुआ कि वो बच्चे इन्होंने भेज दिए और उसने पैसे नहीं दिए, इसलिए वो लड़ रहे। माननीय अध्यक्ष जी, चौखंड 3 में किशोर गृह लिखा हुआ है, इन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए ईसाइयों के इनका झगड़ा हुआ। ये माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब दिया गया बिल्कुल गलत है। भगाने में मंत्री का हाथ था। खंड 3 में किशोर गृह लिखा हुआ, क्लियर। अध्यक्ष महोदय, खंड 3 आप पढ़िए। मैं अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है, आपसे मांग रहे हैं ना, और इसीलिए मैं दे रहा हूं ना, आप लो ना शांति से। किशोर 14 साल से तक का होता है, शिशु छोटा होता है 5 साल तक का। रहता है क्या किशोर? किशोर लिखा हुआ है 3 में। आप किशोर एवं पालना गृह से कुछ बच्चे भागे हैं, किशोर भी तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। एक मिनट किशोर जी, आप ये मान लो सप्लीमेंट्री में पूछ रहे हैं। अच्छा, इसमें बाल पूछ लिया, इसमें शिशु पूछ लिया, तो सप्लीमेंट्री में किशोर का पूछ रहे, मंत्री जवाब दे। से आने वाले माननीय सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। आपने चौथा प्रश्न पूछा है, नहीं, चौथा प्रश्न पूछा है, जिन पालना गृहों से बच्चे भागे हैं, क्या मंत्री जवाब नहीं देना चाहते, मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप
इनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आपका फर्ज तो हमारा प्रोटेक्शन देना है, इसलिए आप इनको कहिए ये सही जवाब दे, सही जवाब और नहीं दे सकते तो क्वेश्चन को डेफर करें, उसके बाद में जवाब दे। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि किशोरगंज से जो बच्चे भागे हैं उनमें इनका हाथ है, आपका ईसाइयों से मिले हुए हो, इसीलिए आपके उसके झगड़ा हुआ है ईसाइयों का। इसमें प्रश्न ही ठीक तरह से नहीं पूछा गया कि इसमें ब्रज किशोर है कि नवल किशोर है। ये देखो ये प्रश्न पूछ रहे, ये प्रश्न का जवाब मंत्री जी की जगह दे रहे हैं। राजस्थान सरकार को तमीज नहीं है, इनका सोच इतना नहीं है, ये भी नहीं इससे ज्यादा आगे सोच इनका छोटा टोकरिया, ये भी नहीं। महामहिम है वो, महामहिम, उनको ये बात करने की, ये इनका सोच इतना नहीं है कि बिना सोच के आगे जाके ये कोई सवाल हुआ क्या इनका पूछने का? महामहिम को जो है इस तरीके पर्सन संख्या 37, महामहिम है वो, पर्सन संख्या 37। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट देवेल साहब, एक मिनट, इसको कार्रवाई करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लो इसमें शिशु था, ये सप्लीमेंट्री में जो है वो उनका किशोरों का नहीं पूछ सकते क्या? चलो सप्लीमेंट्री में पूछ लिया, कितने किशोर लापता हुए, मंत्री को जवाब देना चाहिए। ये किशोर और फिर इसमें क्या बात हो गई? आप मंत्री को बचाने का किशोर गिरोह से बच्चे भाग रहे हैं, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भाग रहे हैं, मिलीभगत से भाग रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है, आज टाइम पकड़े नहीं गए और आप प्रोटेक्ट कर रही है मंत्री को, मंत्री को प्रोटेक्ट कर रही है, बजाय उनको जिम्मेदारी ठहराने के। जवाब दीजिए, जवाब नहीं देना चाहिए, किशोर में उसको बचाने का काम कर रहे हैं। ये प्रश्न 3 और 4 गलत लिख दिया आपने खुद में, अपनी गलती स्वीकार करो ब्रज किशोर जी। आप मुझे क्या बताया जो 3 और 4 गलत है, बताया मंत्री जी कल्याण मंत्री मदन दिलावर के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने ईसाइयों के बच्चों को बेचा है कोटे के अंदर, इसमें, और जब उसे ईसाइयों ने इनको बोलने नहीं दिए, ये उस षड्यंत्र में मिले हुए इसलिए इसको कर रहे हैं। चश्मा बदल के पढ़ो, जितने लड़के गए 3 और 4 गलत है आपका। मदन दिलावर साहब ने निकाले हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष नेता महोदय खुद पढ़ लें, खंड 3 और 4 गलत है। बात है, उस बात को आप इनको संरक्षण दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिलावर साहब जब यहाँ से क्वेश्चन पूछते थे जवाब दिलाइए, जवाब नहीं आता था, ये कपड़े फाड़ते थे, नहीं जवाब ही नहीं। किशोर जी का जो काम का जो नाम इन्होंने यहाँ लिया है, एक्सपेंड कराइए, वो आप उचित मानते हैं क्या? यार मैंने सुना नहीं। नहीं, कहा है ना, कहा है रिकॉर्ड में। उसको ये बताओ क्या कहा? राज समस्या आने वाले माननीय सदस्य का ब्रज किशोर राम है, बोला ना। महामहिम है गुजरात के, महामहिम का नाम ने बच्चों को बेच दिए ईसाइयों को, तो आपने प्रश्न उठाया, उसका जवाब दे दो। महामहिम के नाम मजाक के अंदर जिस तरह से लिया है, यदि सुनना चाहते हो तो जवाब दे दो। भगा के बच्चों को बेच दिया ईसाइयों को, और जब पैसे नहीं दिए तो उस ईसाई के खिलाफ धरने दे दिए और किशोर को बंद करें। जवाब तो प्रॉपरली आए ना, सुनेंगे क्या? आपको जवाब देना नहीं आता, प्रॉपरली जवाब दीजिए, सुनेंगे, सब सुनने को तैयार बैठे हैं। खेतरी से आने वाले माननीय सदस्य, हाँ, नहीं माननीय अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं पुकारा मैंने, आपका नाम मैंने नहीं पुकारा है, मैंने ये कहने के लिए खड़ी हुई हूँ कि यदि आपने ये कहा है, यदि नहीं माननीय अध्यक्ष उन्होंने कहा है, यदि नहीं कहा है तो सही, आप बात तो सुन लीजिए। यदि आपने ये कहा है कि ये ब्रज किशोर हैं, तो बहुत गलत बात है आपकी इस तरह से कहना, और आप मैं इनको मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। माफी मांगनी चाहिए ना, खेत किसका नाम ले रहे हैं आप? अच्छा भला इसी में किसका नाम ले रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष मैंने कोई बात नहीं कही है। से आने वाले माननीय सदस्य, अगर नहीं कहा है, राजसमंद से आने वाले आप बैठे आप, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आपने कहा एक ब्रज किशोर है। नहीं माने आप विराजे तो मैं कहूँ
यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय महामहिम की तरफ नहीं है। खड़े होकर के ऊट पटांग बात कहते हैं, ये बहुत गलत बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी मांगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा महामहिम की तरफ ऐसा करना मेरा मानस नहीं था। वो महामहिम है, राज्यपाल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय उनसे माफी मंगवाइए। चाहिए अरे मैं माफी मंगवाइए, माफी मंगवाइए। माफी खड़े हो जाओ। अध्यक्ष महोदय माफी मंगवाइए, माफी मांगे, माफी मंगवाइए उनसे। माफी मांगे, रोज के रोज चाय जिसको कहते रहते हैं। माफी मांगे, माफी। हाँ, माफी आप उनसे माफी मंगवाइए, माफी मंगवाइए, माफी उनसे माफी मंगवाइए अध्यक्ष महोदय। मैं तैयार हूँ। अरे तैयार हूँ, आप माफी मंगवाइए उनसे। तैयार हूँ, माफी मांगो, माफी मांगो। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम की मेरे ये ब्रज किशोर है और उनकी महामहिम के प्रति कोई इस प्रकार का ऐसा हम इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। आप क्यों बोल रहे हो? वो मांगे, वो करेंगे खेत प्रकट। वो मांग रहे अध्यक्ष महोदय कर रहे, खेत प्रकट कर रहे, खेत प्रकट कर रहे हैं। खेद प्रकट कर रहा हूँ इसमें। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में मेरे इष्ट देवता की सौगंध खा के कहता हूँ, मेरा आशय महामहिम को ऐसा कहना नहीं था, और फिर भी उसको माननीय सदस्य ये मानते हैं कि महामहिम की तरफ, जबकि मैंने नहीं, मेरी भावना महामहिम मैंने सुनो तो सही। मेरी भावना, मुझे मालूम भी नहीं है कि ब्रज किशोर जी के पिताजी महामहिम है। मैं इस पवित्र सदन में मेरे इष्ट देवता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे इनके पिताजी या महामहिम का मुझे मालूम नहीं ना, महामहिम के लिए मेरी भावना थी। यदि ये माननीय सदस्य यदि महामहिम की तरफ उससे संबंध रखते हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ठीक। दाताराम गुर्जर, संख्या 37। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, कृपया शांत रहें। खंड 1 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा माह अगस्त सितंबर 2007 में पाली जिले के मंडिया रोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 55 वस्त्र औद्योगिक इकाइयों की कतिपय मशीनों को सील किया गया है। कृपया शांत रहें। यह कार्रवाई किसी उद्योग विशेष के विरुद्ध नहीं की गई है, वरन सामूहिक रूप से की गई है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित संयुक्त उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक आ रहे उच्चीस की मात्रा को नियंत्रित करना है, ताकि अनुपचारित उच्चीस को नदी में वाहित होने से रोका जा सके। सील किए जाने की कार्रवाई के पश्चात मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र के वस्त्र उद्योगों को सामूहिक रूप से उतनी मात्रा का उच्चीस निस्तापित करने की छूट होगी, जिसका कि उपचार स्थापित संयुक्त उपचार संयंत्रों द्वारा किया जाना संभव हो सके। मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित जल प्रदूषक प्रत्येक उद्योग कितनी मात्रा में उच्चीस का निस्ताव कर सकता है, यह निर्णय CETP ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना है। खंड 2 प्रश्न के इस भाग में इकाई विशेष के बारे में जानकारी चाहिए गई है, जिसका नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है। यह सही है कि कुछ उद्योगों की सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनें उपरोक्त कार्रवाई के अंतर्गत सील की गई हैं। राज्य मंडल द्वारा सीलिंग की कार्रवाई औद्योगिक क्षेत्र CETP ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उच्चीस की मात्रा को नियंत्रित करने की आवश्यकता एवं उनकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि पाली के औद्योगिक क्षेत्रों में माह 2004 के पश्चात स्थापित जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को सील अथवा बंद करवा दिया जाएगा। खंड 3
सीईटीपी ट्रस्ट के समक्ष उद्योगों द्वारा निस्त्रावित उच्चिष्ट की वार्षिक मात्रा की घोषणा सही नहीं पाई गई। सीईटीपी ट्रस्ट ने यह सूचित किया है कि संयुक्त उपचार संयंत्रों में इन संयंत्रों की उपचार क्षमता से काफ़ी अधिक उच्चिष्ट उपचार हेतु प्राप्त हो रहा है। इससे यह स्वतः ही स्पष्ट है कि वस्त्र उद्योग उनके द्वारा घोषित उच्चिष्ट की मात्रा से अधिक उच्चिष्ट को निस्त्रावित कर रहे हैं, जो कि उनके द्वारा की गई घोषणा का उल्लंघन है। संयुक्त उपचार संयंत्रों पर उनकी क्षमता से अधिक उच्चिष्ट की आवक के कारण अनुपचारित उच्चिष्ट नदी में वाहित हो रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है एवं पर्यावरण को हो रही क्षति की पूर्ति इन उद्योगों से ही अपेक्षित है एवं इस कारण से उद्योगों को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की जानी है। खंड 4। जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9/3/2004 की अनुपालना में राज्य मंडल द्वारा मंडिया रोड स्थित वस्त्र उद्योगों का सर्वे किया गया था। इस सर्वे के दौरान यह भी पाया गया कि मंडिया रोड स्थित वस्त्र उद्योगों से जनित उच्चिष्ट का उपचार संयुक्त उपचार संयंत्र द्वारा किया जाना संभव नहीं हो रहा था, जिसका एक कारण इन उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक औद्योगिक उच्चिष्ट का आवक होना भी था। इस कारण से औद्योगिक क्षेत्र की नई इकाइयां अथवा स्थापित इकाइयों के विस्तार से जनित उच्चिष्ट को उपचार किया जाना संभव नहीं था। अतः मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2004 के पश्चात नए जल प्रदूषक एवं जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना हेतु जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत कोई स्थापना हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है। वर्ष 2004 में किए गए सर्वे के दौरान पाई गई खामियों के आधार पर राज्य मंडल द्वारा निम्न कार्रवाई की गई। तीनों उपचार संयंत्रों के उन्नयन का कार्य माह दिसंबर 2005 से आरंभ कर मार्च 2007 में पूर्ण करवाया गया। वर्तमान में तीनों उपचार संयंत्र कार्यरत हैं। गैर औद्योगिक क्षेत्र के 246 लघु वस्त्र उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए गए, किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है। गैर औद्योगिक क्षेत्र के 27 वस्त्र उद्योगों से पेयजल के दूषित होने की संभावना के कारण इनके जल एवं विद्युत संबंध विच्छेद करने के आदेश दिए गए, किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 63 वस्त्र उद्योग जो कच्चे नाले से पुनायता रोड स्थित संयुक्त उपचार संयंत्र से जुड़े थे को बंद करने के आदेश, किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है। मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 272 लघु वस्त्र उद्योगों को प्राथमिक उपचार व्यवस्था भी स्थापित करने के लिए नोटिस द्वारा बाध्य किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में चिन्हित 3 लघु वस्त्र कार्बोनाइज प्रोसेस को बंद करवाया गया ताकि एसिडिक उच्चिष्ट के निस्ताव को रोका जा सके। महाराजा श्री उमेद मिल्स को उनके स्तर पर उच्चिष्ट उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु बाध्य किया। औद्योगिक क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थित उद्योगों से निस्तावित उच्चिष्ट को पुनायता रोड स्थित संयुक्त उपचार संयंत्र तक लाने हेतु पक्के नाले का निर्माण। नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य उल्लेखनीय है कि उपचार संयंत्रों के उन्नयन का कार्य मार्च 2007 में पूर्ण होने के पश्चात इन संयंत्रों के विधिवत कार्यरत हो जाने के बाद भी यह पाया गया कि वस्त्र उद्योगों से निस्तावित उच्चिष्ट की मात्रा इन संयंत्रों की क्षमता से काफ़ी अधिक है एवं अनुपचारित उच्चिष्ट का एक भाग सीधे नदी में प्रवाहित होता है। प्रत्येक उद्योग द्वारा उससे निस्तावित उच्चिष्ट की मात्रा का अलग अलग आंकलन किए जाने की व्यवस्था नहीं है। माह जुलाई 2007 में औद्योगिक क्षेत्र सीईटीपी ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक आ रहे उच्चिष्ट की मात्रा को कम करने हेतु पूर्व में माह अप्रैल 2004 में कराए गए सर्वे के पश्चात स्थापित सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को बंद करवाया जावे। इस निर्णय के अनुपालना में मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र के 55 उद्योगों में जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को हटाने अथवा सील करने की कार्रवाई राज्य मंडल द्वारा की गई है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में राज्य मंडल के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए राज्य मंडल के किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तो नहीं है।
मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा इसमें, क्या आपने प्रत्येक फैक्ट्री से प्रदूषित कितना पानी निकलता है इसकी जांच करवाई है? यदि नहीं तो CTP द्वारा स्वीकृत मात्रा का क्या औचित्य रह गया? दूसरा है, आपने स्वीकार किया है कि कुछ उद्योगों की सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनें उपरोक्त कार्रवाई के अंतर्गत सील की गई हैं, जबकि उन उद्योगों को भी CET के ने निश्चित मात्रा में उच्चिष्ट निस्राव की स्वीकृति दी थी, तो ये भेदभाव क्यों है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा कि लघु वस्त्र उद्योग में जितनी यूनिट जो पानी डिस्चार्ज करते हैं, इन्फ्लुएंट वाटर जो करते हैं, उनका सामूहिक रूप से CETP में डिस्चार्ज के लिए आता है। अगर माननीय सदस्य के वहाँ अगर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान अगर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। बाकी ये जो व्यवस्था है, ये सामूहिक उद्योगों के द्वारा, जिनकी लघु वस्त्र उद्योग, जिनकी वित्तीय और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी तकनीकी संसाधनों के अभाव के कारण इन्होंने जॉइंट ट्रीटमेंट प्लान, कॉमन ट्रीटमेंट प्लान की व्यवस्था की गई है, जिसमें CETP ट्रस्ट इसको ऑर्गेनाइज करता है और इनमें तमाम जितनी यूनिट है, इनका तमाम का पानी उस ट्रीटमेंट प्लान में आकर फिर ट्रीट किया जाता है। तो मैं अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर ट्रीटमेंट प्लान है और उसके बारे में अगर आप चर्चा करना चाहें तो ठीक है, अन्यथा इन तमाम यूनिट का जो पानी CPT में जो आएगा, उसके इन्फ्लुएंट नॉन इन्फ्लुएंट का जो पानी है उसको ट्रीट करने का आधार CPT ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा प्रश्न का नहीं है ना? हाँ जी, आप भी महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि तीनों उपचार संयंत्रों का उन्नयन का कार्य माह दिसंबर 2005 से आरंभ करके मार्च 2007 तक पूर्ण करवाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कितना MLD कार्य क्षमता इसकी बढ़ाई? इस 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च करके इसकी कैपेसिटी कितने MLD बढ़ाई, ये कृपया जवाब दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, एक मैं भी पूछ लूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, पहले मूल प्रश्न करता हूं मैं। सवाल पूछ लिए ना आपने, बाद में पूछ लेना, मेरा प्रश्न का उत्तर साथ ही जवाब दे देंगे वो। नहीं, साथ में नहीं दे सकेंगे वो साथ में नहीं दे सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये बाणी नदी में जो उद्योगों का प्रदूषित जल जाता है, इस प्रदूषित जल से कितनी गाय पीने से गायों की मृत्यु हुई और इस प्रदूषित जल से कितने काश्तकारों की फसल को नुकसान हो रहा है? ये 200, 400 या 40 औद्योगिक इकाइयों का सवाल नहीं है, लाखों बीघा जो है जमीन किसानों की फसल उससे बर्बाद होती है प्रदूषित जल से। और आपके ट्रीटमेंट प्लांट के बिना ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसान वहां का बर्बाद हो रहा है। इसी महीने की 2 तारीख को मैं भी पाली गया था, आपको भी याद होगा, वहां मेरे से भी लोग किसान मिले थे कि इस प्रदूषित जल से किसानों को नुकसान हो रहा है। कई सैकड़ों गांव प्रदूषित जल से जो है पानी नदी से हो रहे हैं। उन किसानों की फसल को बचाने के लिए, उन गायों को जो प्रदूषित जल से मरी है, उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? ये सवाल पूंजीपतियों का और फैक्ट्री और कारखानों को बचाने का सवाल नहीं है, इससे जो है किसानों को बचाने का सवाल। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और आप खराब हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा। लाखों बेकार हो गई प्रदूषित जल से और आपके सैकड़ों गाय मर गई, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और आपको इकाइयों को आप बचाने के अंदर लगे हुए हैं। किसानों के हितों का सवाल है, हजारों किसानों का सवाल हो रहा है। जो भी प्लांट नहीं लगा रहा है और प्रदूषित जल को प्रभावित कर रहा है, आपको उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, उनको मुआवजा आप पी नहीं सकते। सवाल किया, अरे आप काश्तकारों के वकील हो, आप उद्योगपतियों की आप माननीय मंत्री जी काश्तकारों की इसकी बात करिए।
और आपने ये बयान दिया था, विधानसभा में आश्वासन दिया था कि आप उनको मुआवजा देंगे। आपने कितना मुआवजा दिया ये भी बताएं। मंत्री जी आपको बताया काला डेरा में ये हालत है, और जहाँ जहाँ भी फैक्ट्रियां चल रही है आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से पहले फैक्ट्री को अनुमति नहीं दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब काश्तकारों का ही सोचिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपग्रेडेशन के बारे में एक मिनट आप इस पूछ लेना, पहले मेरे सवाल का नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्यों खड़े हो गए जब वो खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो गए? आपका माइक बंद है इसलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले ज्यादा है और माइक नीचा है, इसलिए थोड़ी आवाज क्षीण है, आवाज भी क्षीण है। नहीं आपका भी अध्यक्ष जी बंद था। माननीय अध्यक्ष जी, ये पूरे राजस्थान के किसानों का सवाल है। अरे लेकिन प्रश्न का उत्तर देने दो, किसानों की बात अच्छा प्रश्न है। किसानों की बात, मेरा प्रश्न का कितना एमएलडी बढ़े ये तो बात दो। आपकी तरफदारी कर रहा हूँ। आप तरफदारी बाद में करना, आप बाद में करना, पहले मेरा प्रश्न का उत्तर आने दो। मूल प्रश्न जो प्रश्नकर्ता है उसका जवाब आएगा, पहले प्रश्नकर्ता का जवाब आएगा। आपकी तरफदारी कर रहा हूँ मदन जी। आप किसानों को प्रतिनिधित्व करती हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठी हो। आप एक साथ चार क्यों खड़े हो? नहीं हम ये कह रहे हैं आप किसानों का प्रतिनिधित्व करती हो और आपके अध्यक्षता के अंदर किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों के हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो गई और पशु मर रहे, गाय मर रही है, और आप उद्योग धंधों को, फैक्ट्रियों को बचाने में लग रहे हो। बात नहीं हुई। नहीं हो सकता। सर्वे कराया जाए, किसान की फसल बंद कर दिया जाए, पाली को इन उद्योगों की कोई जरूरत नहीं। आपका नाम किसने पुकारा? आप खड़े होके बोल रहे हैं। मदन राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सवाल किया कि आपने 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च करके कितने एमएलडी क्षमता बढ़ाई, ये केवल जवाब दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कैपेसिटी बढ़ाने की बात की। ये जो 8 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें अपग्रेडेशन की बात है, इसमें तकनीकी कार्यक्षमता और उसकी उपचार की गुणवत्ता, इसमें वृद्धि करने की बात है। ये व्यवस्था अध्यक्ष महोदय गलत बात है। इन्होंने 23 मार्च 2007 को इसी सदन में ये घोषणा की थी कि 22,000 केएलडी से मैं 28,000 बढ़ाऊंगा। अध्यक्ष महोदय ने फिर पूछा कि आप 31 मार्च बोल रहे हो, कर दोगे क्या? फिर इन्होंने कहा हाँ कर दूंगा। फिर तीसरी बार पूछा, चौथी बार पूछा। ये प्रोसीडिंग्स है और 31 मार्च तक इन्होंने 22,000 से 28,000 एमएलडी नहीं बढ़ाई, 28,000 केएलडी नहीं बढ़ाई। ये सदन को गुमराह किया है, क्यों किया इसका जवाब दो। ये मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले उनके प्रश्न का जवाब आने दीजिए। नो, आप बैठिए, जवाब आने दीजिए। माननीय सदस्य, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं बात कर रहा हूँ अपग्रेडेशन की, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये राशि स्वीकृत नहीं हुई। इसके लिए एक तो इक्वलाइजेशन टैंक बनाया गया, तकनीकी कार्यक्षमता बढ़ाने व गुणवत्ता बढ़ाने की कार्रवाई की गई। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्थिर एरेटर उपचार संयंत्र को लगाया गया है और टिलेट प्लेट सेपरेटर लगाए गए हैं। इनलेट पर मैकेनिकल स्क्रीन लगाया गया है और DG सेटों की व्यवस्था की गई है। ये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने का नहीं है, इसमें गुणवत्ता आपने स्पष्ट कहा है कि 22,000 से 28,000 करूंगा। ये मैंने सदन में प्रोसीडिंग्स रखी है। ये माननीय सदस्य कह रहे हैं गलत है। मैंने ये कहा है ये हाउस में, मैंने ये कहा मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया है। आप सुनने दीजिए मुझे। मैंने ये कहा था कि जो 3 ही ट्रीटमेंट प्लान है उनकी कैपेसिटी ये है, और जो पानी निस्तावित होकर आता ट्रीटमेंट प्लान में, वो ट्रीटमेंट प्लान की कैपेसिटी से अधिक है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो दाताराम जी ने, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उससे कुल उचित मात्रा जो CEPT तक पहुंचती है, उसके आकलन के लिए इंडिविजुअल किसी यूनिट का आकलन नहीं किया जा सकता, पर संयुक्त रूप से हमने वहाँ नी नोच, वी नोच और वेलोसिटी पद्धति को हमने एडॉप्ट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय,
अभी वर्तमान समय में संयंत्र की क्षमता है 13.6 MLD प्रथम व द्वितीय मंडिया रोड की, और तृतीय की क्षमता है 9.08 MLD, ये फेज फर्स्ट और सेकंड की है। और वर्तमान में उचिस की अनुमानित आवक जो है माननीय अध्यक्ष महोदय वो 17 और 18 MLD है, और तृतीय फेज की जो पुनायता की हैं वो 16 और 17 MLD है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जो ट्रीटमेंट प्लान की जो क्षमता है और उस क्षमता से भी जो अधिक जो ट्रीट करके ये पानी यहाँ पे निस्तारित करते हैं उसके बारे में अध्यक्ष महोदय आप वो देख लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, करूंगा मंत्री जी, आप किसानों की फसल का ये फैक्ट्री मंत्री महोदय आपको ये बताने की कृपा करें, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने जो एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी में निर्णय लिया था उसके ऊपर मंत्री जी आपने क्या कार्रवाई की है वो बताने की कृपा करें। मंत्री महोदय, किसानों के साथ में आपने संयुक्त बैठक रखी थी। मंत्री महोदय, किसानों के साथ में आपने संयुक्त बैठक रखी थी, उस बैठक में जो निर्णय हुआ उस निर्णय की क्या पालना हो रही है? मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें। और जो अनऑथराइज्ड जो औद्योगिक इकाइयाँ चल रही है उनका जो पानी माननीय सदस्य बोलने लग जाएंगे तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? आप किस लिए खड़े हैं? आपका नाम मैंने नहीं पुकारा है, आपका नाम मैंने नहीं पुकारा है। माननीय मंत्री जी, आपने पिछले सत्र में जवाब दिया था और आसन ने आपसे पूछा था कि आप इसे कब तक कंप्लीट करा देंगे, तो आपने कहा था 31 मार्च तक कंप्लीट करा देंगे। फिर मैंने दोबारा पूछा कि 31 तारीख बता रहे हैं आप, 31/3/7 बता रहे हैं, उसके बाद भी विधानसभा चलेगी, तो 31 को आप श्योर तो हो लीजिए कि 31 मार्च को कंप्लीट हो चुका माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च को कंप्लीट हो चुका। फिर कैपेसिटी की बात ही नहीं है। अब आप इस चीज को समझते नहीं। अपग्रेडेशन में कैपेसिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंत्री जी ने कैपेसिटी की कोई व्यवस्था नहीं, हाईलाइट करके दिया बारे में बात थी। 22,000 की कैपेसिटी बोली है नहीं था। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, पहले आप सुनिए, पहले आप मुझे सुनेंगे। प्लान का अपग्रेडेशन की कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी थी। आपने ये भी कहा है और जितनी इसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ये भी आपने कहा है। कैपेसिटी बढ़ने के लिए हमने प्रस्ताव कर रखा है चौथा ट्रीटमेंट प्लान के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय। बाकी ये जो भारत सरकार की जाती है 93 लाख रुपए खर्च किया प्लान की जो बात है इसी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गुणवत्ता का अलग है, उसका 10 करोड़ अलग है, उसका 6 करोड़ रुपया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ रुपया प्लांट ही धोखा है, किसानों के साथ धोखा है। ये साथ ट्रीटमेंट प्लांट बहुत बड़ा धोखा है। इस ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करवाई दे और इन फैक्ट्रियों को कृपा कर काश्तकारों के हित में पानी से बाहर लगाइए, तो ये बर्बाद हो रहे हैं किसान। 1 लाख लोग, किसानों की लाखों बीघा जमीन नष्ट हो रही है, गाय मर रही है, और आप जो है फैक्ट्रियों को बचाने के लिए काम कर रहे हो। माननीय मंत्री जी, हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते आप? हमारी बात अब आप स्थान ग्रहण करें, वो जवाब दे रहे हैं, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण कर लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं ना, स्थान ग्रहण करें। विधानसभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। एक जानकारी में भी मान्य, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न यदि है। इतने माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगी, सदन के माननीय और सदस्य भी नहीं सुन पाएंगे। ये मेरे क्षेत्र का, इसलिए मुझे आप अनुमति दीजिए। मंत्री जी, मैं आप सभी मंत्रियों को एक बात निवेदन करना चाह रही हूँ, आप यहाँ पर एश्योरेंस तो दे देते हैं और एश्योरेंस देने के माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। होती है एश्योरेंस वाली बात आप नहीं समझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बात नहीं समझ रहे हैं, पूरी नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये अपग्रेडेशन वाला मामला है, गुणवत्ता का मामला है। चौथा ट्रीटमेंट प्लांट लगने के लिए हमने प्रस्ताव कर रखा है, उसके कारण आप उसे निराश करो, बढ़ेगी, मत बढ़ाओ, नहीं बढ़ेगी। और माननीय सदस्य, ये रायपुर से किसानों के हित में बंद करो फैक्ट्रियों को। किसानों की सुनना क्यों नहीं चाहते? तो किसानों की बात की माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री को मैं सुन आपसे लो। निवेदन करना चाहता हूँ कि 2004 वाले माननीय सदस्य आप शांत करें, सुन माननीय लीजिए अध्यक्ष आपने। महोदय, जो हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे उसके आधार पर 2004 के बाद में जो नॉन पॉल्यूटिंग वाटर से, जल से संबंधित जो यूनिट थी, उसके संबंध में हमने टेक्सटाइल वालों को और किसानों को राज्य सरकार के स्तर पर मीटिंग की और मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 2004 के बाद में 2004 किया था, लाइट पानी काट दिया गया 63 यूनिट्स का। 63 यूनिट्स जो चल रही हैं और जिनमें कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, क्या उनका लाइट पानी काटा आपने? क्या कह रहे हैं? काटा क्या? आपने कहा है? अरे और 3 का क्लियर कट कहा है प्लांट नंबर 2 और 3 उसी में इन्होंने हाथ दिशा निर्देश में केवल मीटिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय 2 मिनट हो गए, माननीय अध्यक्ष महोदय, समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। कई बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक मुद्दा है बस, मामूली है। किसान बर्बाद हो रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है और आप कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। स्ट्रीट प्लांट को बंद किया जाए। प्रश्नकाल समाप्त हो गया। मंत्रीगण और सदस्यगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो जवाब नहीं, अब नहीं हो सकता। नो नो, समाप्त समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त। मुझे माननीय सदस्यों को ये सूचना देनी पड़ रही है कि मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रतिपक्ष ने रखा है। माननीय रामनारायण चौधरी और 25 अन्य सदस्य विधानसभा ने प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 132 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की निम्न सूचना दी है। ये सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है। उक्त प्रस्ताव यद्यपि नियमानुसार नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये सूचना दी जानी चाहिए थी सचिव को। हमारे नियम, पहले बात सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप। हाँ, मुझे सुन लीजिए पहले। ये हमारे नियमावली की जो नियम है उसमें यह है कि ये सचिव को सूचना दी जाएगी। आपने सूचना सचिव को नहीं दी। ये भी है कि 1 घंटे पहले दी जाएगी। हमारे नियम तो इस बारे में मौन है, राजस्थान के नियम तो मौन है, लेकिन कौल और शकधर ये बात कहते हैं कि 1 घंटा पहले सचिव को दी जाएगी। इसलिए नियमानुसार तो नहीं है। अतः इस पर सदन की आज्ञा ली जाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान कर रही हूँ। हाँ हाँ, सुनिए, हाँ, अनुमति जब 40 होंगे जब होगी ये बात। इसलिए मैं आपकी 40, बीच में नहीं बोलेंगे आप। इसलिए इस संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो मैं आपको बता रही हूँ क्या प्रक्रिया होगी। अनुमति देने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 40 सदस्य होंगे तो जाकर के इसकी अनुमति दी जा सकती है। सदस्य द्वारा लेकिन जो
पेश करेगा माननीय सदस्य, वो सदस्य अनुमति जब मांगेंगे, पहले आप पेश करेंगे इसे, तो भाषण नहीं देंगे, केवल यही एक सेंटेंस करेंगे कि ये सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है। उक्त प्रस्ताव में जिस दिन विचारार्थ लिया जाए, इस बारे में सदन को यदि उचित समझा जाए तो आपने तो सूचना दे दी। प्रक्रिया के नियम 132(2) के अंतर्गत ऐसे प्रस्ताव अनुमति मांगने के दिन से 10 दिन के भीतर भीतर तारीख तय करना पे विचार किया जाता है, उसे विचारार्थ लिया जाता है। आप 40 माननीय सदस्य, मैंने कहा दोनों ही आपका नियमानुसार तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आपने दिया है प्रस्ताव, तो इस बारे में मैं मंजूर कर रही हूँ इसको। हाँ कि 40 सदस्य, लेकिन 40 सदस्य, हाँ पहले 40 सदस्य नहीं, 40 सदस्यों के बाद दूंगी अनुमति। आप कृपया आप कृपया पहले अभी लें, आप पेश करें आप पहले आप पेश करिए, फिर आप 40 को विश्वास का प्रस्ताव, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आपने रखा है, आप प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? अनियमित होते हुए भी मैंने इसे इन ऑर्डर मान लिया है, अनियमित होते हुए भी। आपकी दोनों बातें सचिव को देने वाली और 1 घंटा पूर्व देने वाली, यद्यपि दोनों ही बातें नहीं हैं, फिर भी आप पेश करें, हाँ प्रस्तुत करने की। ये हमेशा के लिए कोई परंपरा तो नहीं बन जाएगी अगर ये नियमों में नहीं है तो। नियमों का पालन जरूरी है। सदन के विप के द्वारा प्रस्ताव नहीं आया तब भी हमने एक्सपेल किया, ये नियम के अंतर्गत है, परंपरा के अंतर्गत है। परंपरा और नियमों की बात करें तो एक रूलिंग पार्टी के सदस्य को अध्यक्ष जी समय के लिए आपने बाहर निकाला, ये प्रस्ताव क्या सदन में रखा है? हाँ आपके नेता खड़े हैं, हाँ आपके नेता खड़े हैं, क्या किसी भी माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकाल सकते हैं? इस हाउस में सत्र के लिए नहीं निकाल सकते, माननीय अध्यक्ष 1 दिन के लिए निकाल सकते हैं। नियम और कानून की बात कर रहे हैं, जब हम परंपरा की बात कर रहे हैं तो हमको मत दिलाओ यार। अध्यक्ष महोदय, कल तो आप बड़ी घुट-घुट के बात कर रहे थे सदन की नेता से, और आज अविश्वास का प्रस्ताव ले आए। कल 1 घंटा तक घुट-घुट के बात करिए। आप बात तो सुनो साहब। क्या बात सुनूं? हम तो सेक्रेटरी साहब को ही देने जा रहे थे, फिर क्या हुआ? लेकिन आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हमारे में घेर करके आपके पास पेश करवा दिया। ये पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर जो है इसके जनक है क्या? और आप साक्षी के तौर पर आप अपने सचिव महोदय से, यहाँ तो नहीं लेकिन चैम्बर में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ चला गया था, लेकिन मुझे वहाँ पता चला कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने आपको पेश करवा दिया। दोनों में समझौता है। ये तो पहली बार देखा था। आदरणीय महोदया, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 132, वो तो मैंने कर दिया उद्धृत, आप तो केवल अपना अविश्वास का प्रस्ताव पढ़ दें। इतना तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा मेरा नाम आ जाएगा। अच्छा पढ़िए। 2 लाइन लिखी जाएंगे मेरे नाम के साथ। हाँ पढ़िए चलिए। मंत्री परिषद में निम्नलिखित अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्रेषित है। ये सदन मंत्री परिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है। उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार सदन की परंपरा के अनुसार अवसर प्रदान करें। कल तो विश्वास प्रकट कर रहा था, आज अविश्वास हो गया। नहीं इन्होंने प्रस्ताव नहीं किया अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव को विधिवत मूव नहीं किया इन्होंने सूचना दी है सिर्फ। अगर इनको प्रस्ताव रखना है तो मूव करें विधिवत रूप से, सूचना दे रहे हैं, सूचना पढ़ रहे हैं।
करोगे, ये फैसला आसन करेगा कि ये प्रस्ताव है, ये है, आपको नियमों की जानकारी नहीं है, आप तो वहीं पर ही 40 आदमियों के दस्तखत एक अकेला आदमी नियमों में एक अकेला आदमी पेश कर सकता है। आप आसन से बात करिए, आपको पता ही नहीं है, आसन से तो निवेदन कर रहे हैं, मौजूद है आसन से तो निवेदन कर रहे हैं कि व्यवस्था इसको ऐसे दीजिए। सीपी जोशी सारा काम गड़बड़ करवाते हैं, वो लिख देते हैं। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन मंत्री परिषद में अपना विश्वास प्रकट करता है। यही बात कराओ साहब, हाथ खड़े करो। 40 खड़े करो। आप खड़े हो, 40 से क्या होगा? इसमें खड़े हो, नहीं गिनो साहब, 40 नहीं है, अध्यक्ष महोदय 40 नहीं है, ये संख्या पूरी नहीं है अध्यक्ष महोदय, संख्या पूरी नहीं है, ये संख्या पूरी नहीं है। तो कागज है वो दे दो। 38 है। 54 है, 54 47 है, 47 है। अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रार्थना। अब आप बताएं कब समय दिया जाए, आप टाइम बता दें कब चर्चा कराएं। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि नियम और प्रक्रियाओं के नियम है, इस पे चर्चा होगी। 32 के हम इनकी बात सुनेंगे, फैसला आपको करना है। किस बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। आप आज हो गया। अध्यक्ष महोदय अपने संख्या के अनुसार हम स्वीकार कीजिए और चर्चा प्रारंभ कराइए। अध्यक्ष महोदय नियमानुसार 40 आदमी खड़े हो गए, आप फैसला करें। आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय सदन की परंपरा की तरफ 40 आदमी खड़े हो गए, आपको फैसला करना अध्यक्ष महोदय। 22 वर्ष काल के बाद अध्यक्ष महोदय आप सबको डांटते भी हैं। नियम है, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है? नहीं, कोई अलाउ ही नहीं इसमें, इसमें कोई नियम ही नहीं है, मुझे अलाउ किया, इसमें कोई नियम नहीं है अध्यक्ष महोदय। सीपी सर, इसमें कोई नियम नहीं है, सर मुझे आप इसमें नियम ही नहीं है। आप चेयर में बात करिए, हाउस में मुझे चेयर ने अलाउ किया है। कृपया साथ ज्वाइन करें। उनको ये कहने का और ये कहने का तो हक है ना कि कब नियत किया जाए। बात ये नहीं है, ये क्या ये नहीं है, ये लीडर को इनको नहीं है अध्यक्ष महोदय, लीडर को इनको नहीं है, ये आप बात गलत परंपरा कर रहे हैं। हाउस के अंदर लीडर नहीं है, ये किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं, किस कैपेसिटी में? अध्यक्ष महोदय इसमें फैसला करना है, लीडरों के हाउस आके बोलेगा। अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से आपने रोज गलत परंपरा डाला की है, व्यवस्था पढ़ के गलत परंपरा डाला की है अध्यक्ष महोदय। आप सदन को डिलोकेट कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 22 वर्ष पहले जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था, मुख्य तत्कालीन अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी थी और ध्यान रखा, उसकी बात कैसे सुनेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मंत्री परिषद में बोले नहीं सुनेंगे अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनेंगे, मंत्रियों को नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इस मंत्रिमंडल के ऊपर मंत्रिमंडल माननीय अध्यक्ष महोदय फैसला करिए ना, नहीं सुनेंगे अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनेंगे। मंत्री अविश्वास रखा हमने, मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री परिषद में विश्वास रखा है, मंत्री नहीं बोल सकता, मुख्य सचेतक बहस होगी, चीफ व्हिप कहे कानून में मंत्री नहीं बोल सकता, मंत्रियों में विश्वास ही नहीं है हमारा, मंत्रियों में विश्वास ही नहीं है। तब चीफ व्हिप थे, उन्होंने तो कुछ कहा, मैं बुलाकी दास जी कल्ला ने तो कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं आप समय तय करें, सरकार है विश्वास के प्रस्ताव का जवाब देने को तैयार है, हम चाहते हैं सरकार जवाब देने के लिए तैयार है अध्यक्ष महोदय। हिम्मत हो जाए,
कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें, शांत रहें। नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे। सुनिए, आप लोगों ने सुना नहीं, मिस्टर रामलाल, आप लोगों ने सुना नहीं। उन्होंने केवल ये कहा है कि पिछली बार जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो मुख्य सचेतक ने खड़े होकर के, आपके जो मुख्य सचेतक हैं उन्होंने खड़े होकर के, कल्ला जी ने, अब बात तो सुनिए, नो गलत बात है, बीच में बोलते हैं आप, गलत बात है, बीच में विश्वास है ना, ये क्या तरीका होता है? नहीं बैठेंगे, मंत्री नहीं बोल सकता, ऐसे कैसे धमकाओगे? क्या तरीका होता है? बोल सकता है, तुमको ऐसी की ऐसी तुम्हारी घर का राज नहीं सुन रहा, घर का राज है क्या कोई? ऐसे नहीं बोल सकते हैं, दादागिरी लगा रखे हैं, दादागिरी आगे कहीं की। ये क्या तरीका हुआ? चोर है मंत्री तो। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए 12:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:30, 15 मिनट बहुत है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है, आधे घंटे के लिए सदन की बैठक स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, जैसा कि ट्रांजैक्शन होगा, आज का बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले, क्योंकि आप हमको लिख के दिया है, बजट कमेटी में पास हुआ है। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द हाउस दैट बीन इन्फॉर्म टू अस, यू हैव नॉट चेंज दिस। आपको 11 बजे अविश्वास का प्रस्ताव मिल गया था, आपको चेंज करना तो पहले आप अनाउंस करते हैं, पहले आप अनाउंस करते हैं कि भाई आप पहले अनाउंस करते हैं कि भाई आज के जो बिजनेस है उसके प्रेसिडेंट में अविश्वास का प्रस्ताव ले रही हूं, दैट यू नॉट कम्युनिकेटेड टू अस। महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव को टॉप प्रायोरिटी लेकर माननीय अध्यक्ष जी ने आपके कहने पर और आप उसमें नियमानुसार नहीं आने के बाद भी आपको अनुमति दी। अब आप अध्यक्ष महोदय, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपके नियमानुसार सबसे पहले आपको ये अनाउंस करना था कि आज के बिजनेस को मैं सस्पेंड करती हूं, सस्पेंड करके प्राथमिकता के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेती हूं। आपने ये चेयर से प्रोनाउंसमेंट नहीं किया है, आपको सबसे पहले प्रोनाउंसमेंट करना था कि आज के प्रेसिडेंट को सस्पेंड करती हूं और अविश्वास प्रस्ताव लेती हूं। आप उठा के देख लें, इसके बिना नहीं हो सकता। आप अध्यक्ष महोदय, आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से आप परंपराओं की बात कर रहे हैं, 50 साल की परंपराओं की बात कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, आपने यदि घोषणा की हो कि आज के बिजनेस को मैं सस्पेंड करती हूं और अविश्वास का प्रस्ताव लेती हूं, तो समझ में आता है आपने अभी तक इस क्षण तक अध्यक्ष महोदय, इस क्षण तक आपने हाउस में बिजनेस को सस्पेंड किया है। राठौड़ जी नहीं बोल सकते, आपने 102(3) में लिखा है मंत्री नहीं बोल सकते। अध्यक्ष सदन की कार्रवाई पर प्रस्ताव पर चर्चा करने के आपके खिलाफ तो ये विश्वास है, मंत्री परिषद के खिलाफ ये विश्वास है के अंदर आपको मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं बोल सकता। इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय, 1981 में अविश्वास का मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं बोल सकता। अध्यक्ष महोदय, 1985 के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव आपने नहीं चल सकता। प्रस्ताव पर तुरंत आप समय तय करें। अध्यक्ष महोदय, हम इनकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, आप समय तय करें। चुनौती करो, हम तैयार हैं। माननीय सदस्यगण, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन माननीय अध्यक्ष महोदय और कानून से चलता है। अध्यक्ष महोदय, 79 में अध्यक्ष महोदय, ये संविधान में आपको भी जो अधिकार दिए हैं, बिजनेस के जो अधिकार दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही चलता है। मैं आपका ध्यान, आप अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपका रूल 132 का ही, इफ लीव इज ग्रांटेड अंडर सब रूल 2, द स्पीकर में आफ्टर नॉट शेल, द स्पीकर में आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, फिर दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, थर्ड रूल आप देख लीजिए 132 का, इफ द लीव इज ग्रांटेड अंडर सब रूल 2, द स्पीकर में आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, द हाउस में जो बिजनेस है उसको आपने बदला नहीं है अभी तक, यू हैव कम्युनिकेटेड टू अस कि आज पुलिस बिल आएगा, ये हमारे पास भी लिखा हुआ है, अलॉट ए डे और डेज, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion after the business transactions. It is not on your hand, अध्यक्ष महोदय, don't misinterpret भाई, ये आधे बड़े वकील मुख्यमंत्री को डुबाएंगे, इस सरकार को भी डुबाएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय आप बता दीजिए कि आपने इस हाउस के बिजनेस को ट्रांजेक्शन किया कि नहीं किया पहले? जब तक आप हाउस के बिजनेस को ट्रांजेक्शन नहीं करे, तब तक रूल थर्ड के अंतर्गत आपको पार्ट ऑफ द 132 नहीं है, 3 को आप पढ़िए अध्यक्ष महोदय, नहीं है, ये कानून का राज है, ये राजा का राज नहीं, राजा को खुश करने के लिए चौपाई कर दे, ये नियम और कानून का राज है। रूल थर्ड के अंदर बहुत क्लियर है, आप 4 बार पढ़ ले, 5 बार पढ़ ले, रूल थर्ड में क्लियर लिखा हुआ है, आप हाउस के बिजनेस को पहले ट्रांजेक्शन करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, उसके पहले आप नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय कहना चाहते हैं प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है, अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बाद अब चर्चा चलानी चाहिए, पार्टी का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आप जैसे आदमी बने हुए हैं, ये प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आप जैसे आदमी मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना हुआ है, इससे
पार्टी का हो नहीं सकता। इसलिए आज स्थिति बनी हुई है, आज स्थिति नहीं बनती, आज स्थिति बनती हुई है। इससे बड़ा दुर्गति नहीं हो सकती थी आपकी। अध्यक्ष महोदय, आप नियम और कानून को फिर दोबारा पढ़ लें। रूल 3 बहुत क्लियर कहता है, आपने इस क्षेत्र तक जो हमको कम्युनिकेट किया है बिजनेस, उस बिजनेस को आपने अल्टर नहीं किया है, उस बिजनेस को आपने दुष्ट नहीं किया है। आप पहले बिजनेस को ट्रांजिशन करिए, उसके बाद पार्ट ऑफ द डे और डे के लिए आप कर सकते हैं, उसके पहले आप नहीं कर सकते। मन मर्जी से अध्यक्ष महोदय हाउस नहीं चलेगा, प्रतिपक्ष प्रोटेस्ट करेगा। आपको निर्णय करने से पहले रूल 132 का 3 पार्ट देखना पड़ेगा, उसके बिना आप नियम नहीं ले सकते। स्पीकर को पावर है महोदय, स्पीकर चाहे वो कर सकते हैं। माननीय सदस्य, आप डिसीजन से क्यों भाग रहे हैं? मुझे आपकी तैयारी पूरी नहीं है। कह दूंगा मैं इस सदन के अंदर 1979 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था। उस समय नहीं सुनेंगे, बाहर निकाल दीजिए आप, बाहर निकाल दीजिए आप, बाहर निकाल दीजिए। नहीं सुनेंगे हम इस बात को। नहीं, ये क्या मतलब होता है? बाहर निकालिए, अध्यक्ष जी जब बात कर रहे हैं, रखिए, रखिए बाहर प्रस्ताव रखिए, नियम और प्रक्रियाओं से चलेगा। रखिए प्रस्ताव, बाहर निकालिए। ये नियम और प्रक्रियाओं से किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इस मामले में अध्यक्षीय व्यवस्था भी की हुई है और वो अध्यक्षीय व्यवस्था मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था बाद में आती है। रूल आप गलत परंपरा मत कोट करिए, व्यवस्थाएं हो गलत परंपरा मत कोट करिए। आज दिन तक अध्यक्षीय व्यवस्था में पहले रूल को रेफर किया गया है। पार्ट हो जाती है। आज दिन तक अध्यक्षीय व्यवस्था में पहले रूल को डिस्पोज किया गया है, फिर व्यवस्था कोट की गई है। पहले रूल, पहले कानून। पुलिस बाहर निकाल दीजिए, क्या तकलीफ है? बाहर निकाल दीजिए। हम रेडी रुको, निकाल दीजिए बाहर आप। हम नहीं बैठूंगा मैं, आप बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए आप। आप आपको चलेंगे, हो गया। आप बाहर निकाल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। आप बाहर निकाल दीजिए, आप किस प्रकार के पास निकाल दीजिए बाहर। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव से भागना चाहती है। प्रस्ताव रखिए, हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं। रखिए प्रस्ताव रखिए, रखा है। और ये सदन माननीय अध्यक्ष जी आपको सीपी जोशी की व्यवस्थाओं से नहीं चलेगा। ये सदन अध्यक्ष व्यवस्था से चलेगा। यार खुद घबरा रहे हैं आपके प्रति विश्वास के साथ करेंगे। घबरा रहे हो, करो बहस करो, डिबेट करो, विश्वास खुद रखते हैं और अविश्वास से बचना चाह रहे हैं। ये पार्टी की जंग नहीं है, कानून से राज चलेगा, इसलिए समाज का राज नहीं है। आपका की राज नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके पास बहुमत है नहीं और आप मालूम है नहीं है और आप अध्यक्ष महोदय करो ना फिर बस कानून को अध्यक्ष महोदय, ये सरकार हठधर्मी का सरकार हो चुकी है। एक मिनट मुझे सुन ले, पहले रूल। अध्यक्ष महोदय, सदन ये सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उसको आपको डिटेक्ट करना चाहते हैं। ये हठधर्मिता नहीं चलेगी। पहले प्रवेश करेंगे, परंपराएं बाद में आएंगी। पहले आज के दिन की कार्यसूची को निपटाया जाए, उसके बाद कैसे निपटाएंगे आप? जब आपने मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास रख दिया। ये डांग क्षेत्र नहीं है। लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद में विश्वास है, ये बात प्रकट कीजिए, उसके बाद में हाउस में कोई दूसरा बिजनेस आएगा। कह रहे हैं कि आपने अविश्वास रख दिया तो फिर कैसे दूसरा बिजनेस आ सकता है? अध्यक्ष महोदय, आपको न्याय करना पड़ेगा। जिस मंत्रिमंडल के खिलाफ आपने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, उससे गाइड हो रहे हैं आप। अब आपका ड्यूटी क्या बनती है? आप निष्पक्ष अध्यक्ष महोदय, जिस मंत्रिमंडल के खिलाफ हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, आपको गाइड होना पड़ेगा नियम और कानून से। नियम क्या लिखा बताइए इसमें? आप बिना नियम के फैसला करेंगे क्या आप अपनी ये कोई भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है जो फैसला करेंगे आप? सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद आप कानून को अध्यक्ष महोदय, आप कानून आप निष्पक्ष फैसला करिए। ये कानून में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, आपको पहले बिजनेस को ट्रांजिशन करना पड़ेगा। कर सकेंगे, करें ना, आपने किया नहीं है करने की स्टेज पे।
बोलते रहो, शक्ल देख लो, कल ड्रॉप होगा तो पता पड़ेगा आपको क्या हो रहा है। बिना जो आप जो मैं पेश कर रहे हो आप अपने बस का नहीं है। मुख्यमंत्री देख रहे हैं, नंबर देख भी नहीं रहे, देख भी उधर रहे ना दूसरी तरफ। आपके कारनामों को पूरा प्रदेश जान चुका है। जी ने ये कहा, इस समय ये ऑब्जेक्शन हुआ कि चर्चा बाद में की जाए। आपके कारनामों को जान चुका है, अब सफाई की जरूरत नहीं है। तैयार है, इस पर चर्चा आज ही करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष महोदय रूल 3-10 बार पढ़िए आप। बुलाकीदास कल्ला, ये कोई प्रेसिडेंट पहले रूल फॉलो करेगा। अध्यक्ष कानून में नियम के ऊपर परंपराएं नहीं होती है, नियम पहले लागू होता है। फिर इस कानून के अंदर ये जुडिशियल आदमी को सेक्रेटरी क्यों बनाया हमने? तो किसी आदमी को बना लेते हम। आगे भी ये जुडिशियल आदमी को सेक्रेटरी क्यों बनाया कि कानून को ठीक ढंग से इंटरप्रेट करे? के खिलाफ जब आपको दिन का हाउस तो बिजनेस करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आप फैसला करिए जो भी कर रहे हैं। उन सभी विषयों पर सब तैयार है और ये तो फैसला है ना। हमारे कहीं से हटेंगे क्या? हटेंगे राजनाथ सिंह के से हटेंगे के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह फैसला करेगा, हम नहीं करेंगे। पेश करने के लिए हमारा मत है नहीं है हमको, हम नहीं तैयारी मिली है। परंपराएं भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जब ये विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया, आपने उसके पक्ष में सदस्यों को खड़ा किया और उसके बाद में सदस्य संख्या जब पूरी थी तो आपको ये कहना चाहिए था कि चूंकि ये विश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो गया है इसलिए मैं सदन की आज की जो नियत कार्य सूची है उसको स्थगित करके और पहले इसको ले उसके बाद आप कह रहे हो इस पे इससे नंबर नहीं बढ़ेंगे। बिराजो आप, नंबर नहीं बढ़ेंगे, कोई बेकार है। नंबर बढ़ाओगे आप तो अध्यक्ष जी को बताना, ये हमारा अधिकार है, बता रहे हैं। अभी इस स्थिति में नहीं है, बताना पड़ेगा कि आसन को संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार अध्यक्ष को है, किसी को है। भारत के संविधान के अंतर्गत ये नियम बने हुए हैं, संविधान का वायलेशन करने का अधिकार नहीं है आपको। मानी जा रही है और आसन की तरफ आके निकल जाओ। बंचल ऐसे ही इसमें बैठ जाओ। आपको क्या मतलब है? पहले मंत्री परिषद के खिलाफ विश्वास रखा है, पहले उसके ऊपर होगी चर्चा। क्या होता है इसमें? खड़े हो गए यहाँ पर आकर के, पहले नियमों से चलेगा पहले नियम, उसके बाद फिर विश्वास का प्रस्ताव सदन में है अध्यक्ष की व्यवस्था सुनो। और इतना गैर नियम होंगे, हम बहस को तैयार हैं। संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रूल बने हुए हैं। हम आपसे आशा करते हैं अध्यक्ष महोदय, आप कॉमनवेल्थ की मीटिंग में जा रहे हैं, प्रस्तुत करना पड़ेगा कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। तो आप प्रस्ताव बाद में लाते नहीं, कौन सी बात लिखी हुई है कि आप इस समय 3 नंबर पढ़िए, 3 नंबर पढ़िए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप अध्यक्ष महोदय, जिन नियमों की बात आप कर रहे हैं, नियमों का हवाला नाथ द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप यदि मुझे सुनेंगे तो मैं सब स्पष्ट कर दूंगी। दे दी जाए अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर मंत्री जी के लिए कोई चिंता कर सकता है? की सूची तो है हमारे पास, आज पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट की सूची है। ढंग से पढ़ो इसको, पढ़ लिया ढंग से, इसकी मर्जी पढ़ लिया आपसे ज्यादा। पढ़िए इसको। क्या पढ़िया? ये कोई थालागिरी क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? ये क्या पढ़ लिया? जमन पढ़े क्या? आप भी पढ़े लिखे हो क्या? कोई जरूरी है? आप भी पढ़े लिखे हो क्या? आप भी क्या पढ़े लिखे हो क्या? जबरदस्ती दादाजी, अब पढ़े लिखे बातें कर रहे हैं अपन, आपके मर्जी पे नहीं है, मुख्याध्यक्ष करेंगे जो करेंगे। पढ़ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों की व्याख्या वही नहीं जो डॉक्टर सीपी जोशी करेंगे, वही नियमों की व्याख्या नहीं है। नियमों की व्याख्या अध्यक्ष जी करेंगे। उनको बताइए ना, वही नियम बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अध्यक्ष जी को सदन में आसन सर्वोपरि है। आपने अपनी बात कह दी, आप डिक्टेशन दोगे क्या अध्यक्ष जी को? अध्यक्ष महोदय, ये दोनों प्रोफेसर ऐसी बात कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? अच्छा है कि इन प्रोफेसर के अंदर साथ काम कर रहे हो, बाहर निकल जाओगे सुखी रहोगे। ऐसा है, मैं वैसे तो नियमों की बात ही कर रही हूँ, नियमों के अंदर है जिस बात जो नियम बता रहे हैं मुझे, उस नियम के बारे में मैं पूरा स्पष्ट कर दूं थोड़ा। इफ लीव इज ग्रांटेड अंडर सब रूल 2, द स्पीकर मे आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस in the house allot a day or days or part of a day
फॉर द डिस्कशन ऑफ द मोशन। इनका कहना यह है, जिसमें अध्यक्षीय व्यवस्था हुई है, इनका कहना यह है कि पहले आप आज के दिन का बिजनेस ट्रांजैक्ट करो और उसके बाद आप इस पे बहस कराओ, इनका कहना यह है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ इस बारे में, पहले 1979 के अंदर इस बारे के अंदर व्यवस्था दी हुई है और वो व्यवस्था जो है, मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देना चाहता था। मुख्यमंत्री ने अब इस स्थगन प्रस्तावों के बारे में परंपरा का जिक्र किया। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज का दिन चर्चा के लिए नियत किया गया है। सामान्यतः यही परंपरा है कि, सुनिए तो सही, बात तो सुन लीजिए, अब बात तो सुनिए। परंपरा यही रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो तो स्थगन प्रस्ताव आदि नहीं लिए जाएं। लेकिन मैं आपसे इससे भी, यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं, इससे भी सुनिए, लेकिन नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य इससे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इस दी गई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनको फिर मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि नियम 307 में जो रिजिड्यूरी पावर्स हैं स्पीकर के पास, मैं उन रिजिड्यूरी पावर्स के अंदर बाकी के काम को आज के दिन फिलहाल सस्पेंड करते हुए सबसे पहले इस अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा के लिए मूवर को अध्यक्ष महोदय आप नहीं ले सकते इसको। अध्यक्ष महोदय आप नहीं ले सकते इसको। आपको शायद विद्वान होने के बहुत बड़ी एलर्जी हो रही है। अध्यक्ष महोदय आप रेजिडुअल पावर को ले सकते थे ये नियत करने के पहले। अध्यक्ष महोदय मुकाबले में कोई विद्वान है ही नहीं, सारी ठेकेदारी विद्वानता की सीपी जोशी साहब ने ले रखी है। नहीं लेंगे, अपन हाउस में नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, शताब्दी ट्रेन आपने इस रूल का उपयोग आप पहले ले सकते थे, लेकिन इस बहस के बाद आपको 132(2) में प्रावधान है, उसको आपको मानना चाहिए। और सुनिए, इसका मतलब इसके अलावा 1985 का भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि उसके अंदर अध्यक्ष ने कहा अविश्वास प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है, राज्य सरकार उस चैलेंज को स्वीकार करके उस पर तत्काल बहस करना चाहती है, तो इसमें विलंब करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रारंभ कर दिया जाए और मैं इसके लिए 2 घंटा बहस के लिए तय करता हूं। फिर बीच में कहा कि नहीं, जैसा कि आज जैसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, उसी तरीके से कुछ लोगों ने, नवरत सिंह, नथी सिंह, हरि कुमार औदीचे, इन्होंने किया। तो उन्होंने कहा माननीय सदस्य ऑर्डर, माननीय सदस्य इसमें 3 घंटे का समय निश्चित करता हूं। जब लोगों ने कहा कम समय है तो उन्होंने 2 की जगह 3 घंटा कर दिया। फिर जब बहस हुई तो उन्होंने कहा मुझे आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के बाद आज का बिजनेस समाप्त करना है, इसलिए आज अविश्वास के प्रस्ताव के बाद आज का बिजनेस लिया जाएगा। इंटरप्रिटेशन में है, मैं माफ कर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मेरा आप निवेदन सुन ले। अध्यक्ष महोदय, जो आप कोर्ट कर रहे हैं उस समय पूरे सदन की कार्रवाई हुई थी। कांग्रेस पार्टी का ये भारतीय सत्ता पक्ष पर आरोप है कि सदन की कार्रवाई पूरे समय पर नहीं चलती है। ये आज दूसरा सेशन 6 महीने के बाद 3 दिन का सदन चल रहा है। हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे मंशा यही है कि राजस्थान की जनता में मैसेज जाए कि ये सरकार 3 दिन का अपना कार्य करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है। इसलिए हम जनता के बीच में मैसेज देना चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, जिसमें अधिकार लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय, ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को महोदय, इसलिए हमने समय की मैसेज देना चाहते हैं और हमारा प्रोटेस्ट आज भी है अध्यक्ष महोदय। अपने समय की बात नहीं मानेंगे अध्यक्ष महोदय, मानिए अपने समय की बात करेंगे। जब 5 साल में पूरा सदन नहीं चला था, कार्रवाई ज्यादा दिन चाहिए। विधानसभा की आप सदन की कार्रवाई को कर्टेल करते हैं तो कांग्रेस पार्टी से पार्टी नहीं बनेगी। ये आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं कि आप सदन की कार्रवाई को कम चलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता में जो है उसके ट्रैप पे फंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी जनता में जाके कहेगी कि ये सरकार जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, गोली चलाती है, लोगों को मरवाती है, उसके बाद भी न्याय नहीं करना चाहती है। इसलिए हम सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते अध्यक्ष महोदय। हम अपनी बात को कहेंगे और सदन की कार्य बराबर चलनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? आज मिले और नहीं
पे लागू नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव विचारार्थ आपने लिया, धन्यवाद उनको देना चाहिए, और धन्यवाद आपको सत्ता पक्ष दे रहा है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिए राजस्थान का जो चहुमुखी विकास के लिए सरकार ने काम किया वह सदन में जिसकी चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, आप नाम पुकारो अध्यक्ष महोदय, आप नाम पुकारो अध्यक्ष महोदय, और चर्चा प्रारंभ कराइए अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैसी विडंबना है? अविश्वास होनी चाहिए, हम चर्चा करना चाहते होने चाहिए। ये मात्र 20 दिन, 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन सदन और माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। नो बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आपकी इस बात से तो ये आसन भी सहमत है कि विधानसभा अधिक चलनी चाहिए, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए लाया जाए कि अविश्वास के प्रस्ताव को या तो आप एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके या तो चर्चा करो, और चर्चा नहीं करते हो और नहीं करवाते हो, ये तो हम विड्रॉ करने को तैयार हैं, सदन का समय बढ़ा दो, ये गलत बात है। ये इस बात के मैं पक्ष में, ये आपकी बात ठीक नहीं है। वरना मैं चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी भी हैं, सदन की नेता भी हैं, मंत्रिमंडल भी है, मैं चाहूंगी कि आप सदन और अधिक चलाया करें। ये बात अपोजिशन की बात बिल्कुल वाजिब है कि सदन 60 दिन से कम नहीं चलना चाहिए, ताकि जनहित के मुद्दों पे हम यहाँ पे चर्चा कर सकें और उसका निराकरण कर सकें। ये तो हमारा करना चाहिए, लेकिन ये तरीका 307 इस पे लागू ही नहीं होता है। रूल ही गलत नोट किया है। आपकी भावना का परिलक्षित हमारा उसको करना चाहिए था। इन बात को हमने आपके खिलाफ सामने रखा है, हम सही कहा आप गाइड भी कर रहे हैं, आप जज भी है और पार्टी भी है। अध्यक्ष, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आप जज भी और पार्टी भी है। ये सदा संहिता तो हाउस को बता नहीं जा सकती, वो सदा संहिता हाउस को बता नहीं रही है, और आप उस पार्ट को भी आप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सदा संहिता तो लीडर ऑफ द हाउस को पता नहीं चाहिए थी, वो भी आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, जज का काम भी आप कर रहे हैं। जिस सरकार के खिलाफ हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, अध्यक्ष महोदय, जो था वो बाद में लिया जाएगा, और अब आप शुरू कीजिए अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा में प्रारंभ करवा रहे घंटे और मूवर इस सदन को 60। अध्यक्ष महोदय, नियम के विरुद्ध नहीं चलेगा, कानून के खिलाफ नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, समय का विभाजन कर दे। अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना है, समय ये सरकार 3 दिन में सबसे पहले समय का विभाजन कर दे। इनमें हिम्मत नहीं है, समय का विभाजन करें अध्यक्ष महोदय। सारे प्रदेश को चट करके खोखला कर दिया सारे राज्य की जनता देख रही है, आखंड में डूब गए। 4 बजे तक का टाइम, 4 बजे तक। सीपी जोशी की नारेबाजी चलेगी, 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 सीपी जोशी की मनमानी नहीं चलेगी, सीपी जोशी की मनमानी भी नहीं चलेगी।
अविश्वास के प्रस्ताव पर जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उनको निवेदन कर रही हूं कि वो अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करें। राम नारायण चौधरी नेता प्रतिपक्ष, आपने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। आप कृपया अपना भाषण प्रारंभ करें, चर्चा प्रारंभ करें। अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा प्रारंभ करें। आप यदि चर्चा प्रारंभ नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको पुनः निवेदन कर रही हूँ, नेता प्रतिपक्ष, आपने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है सरकार के खिलाफ। आप कृपया चर्चा प्रारंभ करें। यदि आप चर्चा प्रारंभ नहीं करेंगे तो मुझे आपके मोशन को, आपके प्रस्ताव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको तीसरी बार निवेदन कर रही हूँ, कि या तो आप अपने इस अविश्वास के प्रस्ताव पर या तो चर्चा प्रारंभ करें, और यदि आप चर्चा प्रारंभ नहीं करते हैं तो फिर मुझे इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार पुनः मौका दे रही हूँ। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।